बच्चों आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थ्री। और चैप्टर थ्री के पी वाई क्यू हम करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर थ्री में पी वाई क्यू में फर्स्ट पार्ट है आज। तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है, 720 इसको आप 1080p में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा अच्छा इसमें दिखेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो इसमें सर्किट गिवन है। यहाँ पर ए पॉइंट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये एक सर्किट है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है ये बताना है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए इसमें सबसे पहले हम 12 वोल्ट की बैटरी जैसे बड़े वोल्ट की है और 6 वोल्ट की कम है ना, ये एक सर्किट है। तो इसमें हम यहाँ से करंट को भेजेंगे 12 से। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये सर्किट ऐसे ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ए पॉइंट को और बी पॉइंट जो थे हमारे सर क्वेश्चन के वो हटा दिए हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इसमें करंट बताना है। देखो हमेशा हाईयर बैटरी से हम करंट को निकालेंगे। मान लीजिए आई करंट इसमें फ्लो होता है। ठीक है। फिर किसी भी एक पॉइंट जैसे इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे है ना, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पहले साइन असाइन कर देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है। करंट आपका ऐसे जाएगा, ये आई डायरेक्शन है करंट के चलने की। ठीक है। आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट रजिस्टर से पहले हमेशा प्लस लिखते हैं और रजिस्टर के बाद हमेशा माइनस। देखो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर इधर प्लस लिख देंगे, इधर माइनस। तो ये साइन असाइन कर दिए। अब हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं। ठीक है। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। अब आप देखो कैसे शुरू करोगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे आप, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ से आप इधर को आओगे है ना, तो प्लस से माइनस की तरफ जंप कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, -6 यहाँ से यहाँ पर जंप करने में। ठीक है। फिर प्लस से माइनस जंप कर रहे हो तो जिस साइड जंप कर रहे हो मतलब फाइनली आप यहाँ पर जंप कर रहे हो तो यहाँ का साइन देखोगे, क्या लिखोगे, माइनस का आई आर, आई इंटू 0.5। ये किरचॉफ का लॉ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर ऊपर आएंगे, फिर यहाँ प्लस से माइनस में जंप करेंगे इधर से इधर को। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर, फिर से माइनस का आई इंटू आर, और आर कितना है, 1 ओम है। ठीक है। फिर यहाँ से माइनस से हम जंप करेंगे प्लस की तरफ, तो जिस साइड जंप कर रहे हैं मतलब फाइनल वाला साइन लिखना है प्लस का 12। और देखो हम घूम के यहीं पर आ गए जहाँ से चले थे, इस कॉर्नर से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि समीशन भी जीरो होता है। इससे हम आई सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो देखो आई की वैल्यू आ गई हमारी 4 एम्पियर। ठीक है। अब हम ओरिजिनल सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। तो आप इसमें देख रहे हैं 4 एम्पियर जो करंट आया था वो हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा था। ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ए से लेकर के इस बी पॉइंट तक किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं एक स्ट्रेट जंक्शन में, है ना, क्लोज लूप की बजाय हम एक स्ट्रेट जंक्शन में लगाएंगे। तो हम पहले ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ए से चलते हुए कहाँ तक जाएंगे, बी तक हम आएंगे। ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि ए से बी तक आप ऊपर वाले रास्ते से भी जा सकते हो और नीचे वाले रास्ते से भी जा सकते हो। तो किसी भी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर स्ट्रेट जंक्शन में यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा वी ए, फिर प्लस से माइनस में हम जंप करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस का 12। फिर हम माइनस से प्लस में जंप करेंगे, क्योंकि करंट आपका इधर आ रहा था तो माइनस से प्लस जंप करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस का आई इंटू आर। आई 4 एम्पियर था। फिर हम बी पर पहुंचे तो इक्वल टू हम लिख देंगे बी पॉइंट का वोल्टेज। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसमें आप देख पा रहे हैं वी ए माइनस वी बी क्या आ गया, 8 वोल्ट। अगर इसके अपोजिट हम नीचे वाले सर्किट से जाएं, मान लीजिए आप नीचे से जाएंगे तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ प्लस माइनस है ना, आप अगर इस रास्ते से जाएंगे तो आप लिखेंगे पहले ए का वोल्टेज वी ए, फिर आप यहाँ प्लस से माइनस में जंप करोगे तो लिखोगे माइनस का 6। फिर आप प्लस से माइनस में जंप करोगे तो आप लिखोगे माइनस का आई आर, यानी 4 इंटू 0.5। फिर आप इक्वल कहाँ पर पहुँच गए, आप यहाँ पर बी पर पहुँच गए तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी पॉइंट का वोल्टेज। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेट जंक्शन में किरचॉफ लॉ लगाना।
तो एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, उससे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेक 20 डिग्री सेल्सियस एज द रेफरेंस टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का वेरिएशन है। रेजिस्टेंस चेंज होता है, आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है आर फाइनल बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखिए फाइनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये बोल रहा है कि जो सिल्वर वायर है उसका जो 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से डबल होना है रेजिस्टेंस। मतलब आर फाइनल को अगर हम 2R बोल देते हैं और इनिशियल रेजिस्टेंस को R बोल देते हैं, तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है। देखो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर समझो आप, इनिशियल टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा है कि हमें 20 से ज़्यादा लेना है, यानी 40 होगा या 80, 40 होगा, 50 होगा, हमें नहीं पता। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो आर की बजाय क्या हो जाए, 2R। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूले में आर फाइनल को लिखेंगे 2R, आर नॉट को हम लिखेंगे आर 1 प्लस एल्फा। एल्फा यहाँ पर दे रखा है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ अब फाइनल टेम्परेचर T2 और इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। इसको हम सॉल्व करके हमारा एल्फा T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर जो हमारा आ रहा है वो 270 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसके बाद आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिफाइन करंट डेंसिटी, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर if n number of electron mass m charge e per unit volume in the conductor and its relaxation time show that j इक्वल टू एल्फा ई। देखो यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि एक डेरिवेशन हमारा आता है इस चैप्टर में, j इक्वल टू एल्फा ई। ठीक है ना, और एल्फा आपका क्या है, एल्फा की वैल्यू है NE² टाउ अपॉन m। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अल्फा है, हो सकता है आपने इस तरीके से पढ़ा हो J इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि हमारा ये सिंबल ज़्यादा चलता है। तो ये डेरिवेशन हमें प्रूव करना है। सिग्मा क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी होती है। ठीक है ना, तो सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, वो होती है 1/रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने सुना होगा, ये होता है m/NE² टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो अब आप यहाँ पर देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, एल्फा या सिग्मा जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, m/NE² टाउ का उल्टा, यानी NE² टाउ अपॉन m हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है J इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ये एल्फा को आप सिग्मा भी समझ सकते हो, क्योंकि बुक्स में ये सिग्मा से डिनोट होता है। फिलहाल हमको ये डेरिवेशन प्रूव करना है, तो ये डेरिवेशन आपका बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो पहला पार्ट पूछा है कि डिफाइन द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, और ये एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है। या फिर आप केवल I अपॉन ए भी लिख सकते हैं, यानी कि करंट अपॉन एरिया, वो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इज इट अ स्केलर और वेक्टर, तो हमें हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन इन अ मेटेलिक कंडक्टर। अब देखो अगला पार्ट जो यहाँ से है, यहाँ से वो डेरिवेशन है, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, फिर हम देखते हैं। तो देखिए इसमें मैंने डायग्राम बना दिया है ना, डायग्राम को समझिए। यहाँ पर ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर शेप आप देख रहे हैं ये क्या है, एक कंडक्टर।
और इसके राइट साइड में वॉल्यूम है हमारा, सॉरी वोल्टेज है हमारा V, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड का वोल्टेज हमारा 0। हमने कोई बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी है इस तरीके से, पर वो बैटरी हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके जो ये गोल बना रखा है, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें n इलेक्ट्रॉन है, छोटी सी जगह में, इस छोटी सी जगह में कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किधर को जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। इधर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, क्योंकि प्लस वोल्टेज और जीरो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो जाएगा, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेटअप कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं करंट डेंसिटी का, ठीक है ना। तो J बराबर क्या होता है, देखो I अपॉन A होता है, ठीक है ना। अब I क्या होता है हमारा, ये होता है NEA/VD, ठीक है ना। ये करंट का फॉर्मूला है। अपॉन में क्या आ जाएगा, A। तो A से ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, NEVD। तो देखो VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। VD का फॉर्मूला होता है हमारा E/m/टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा तो आ जाएगा NE² टाउ अपॉन m, और E को लास्ट में लिख लिया, ठीक है। तो ये देखो सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, J = NE² टाउ अपॉन m इंटू E, ठीक है। और ये जो NE² अपॉन टाउ है, NE² टाउ अपॉन m है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। इस पूरे फैक्टर को हम बोल रहे हैं अल्फा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है इसने, और J = क्या लिखा है, सिग्मा इंटू ई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि व्हाट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन विच द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज बताना है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमने 4 रजिस्टर लगा दिए, P, Q, R और S, ठीक है। और बीच में हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस हमने, एक दूसरा रेजिस्टेंस मतलब आप कह सकते हैं लगा दिया है ना। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लो W नाम आपने दे दिया, ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसको हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दो आपके रेजिस्टेंस है P और Q, ठीक है, इनका रेशियो P/Q, इनका रेशियो अगर आपके इक्वल आता है R/S के, ठीक है, R/S। जैसे मान लीजिए ये 10 ओम है, ठीक है, और ये मान लीजिए 5 ओम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं P/Q आएगा कितना आएगा, तो 10/5 आप क्या बोलेंगे, 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही R/S अगर मैं पूछूंगा, है ना, R की वैल्यू मान लीजिए 6 है और S की वैल्यू 3 ओम है, तो मैं पूछता हूँ R/S क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 6/3। तो ये भी क्या आ गया, 2। तो जब भी क्वेश्चन में हमारे P और Q का जो रेशियो है वो R और S के रेशियो के बराबर आ जाए, तो हमें ये समझना है कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए, x नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट का नाम कुछ y दे दीजिए। तो हमारे x पॉइंट का और y पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, सेम। x और y का वोल्टेज सेम होता है। तो जब वोल्टेज सेम होगा तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो ये रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से मिटा सकते हैं। यानी कि आपको क्या समझना है कि अगर आपका P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के बराबर आता है तो x और y पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल के होते हैं। उस केस में इनके बीच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में किसी सर्किट को सॉल्व करना है, तो 4 रेजिस्टेंस ऐसे दे रखे हैं, है ना। तो आप अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर इनका रेशियो बराबर है, तो आप ये जो 5वां रेजिस्टेंस है इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और ये P और Q आपके सीरीज में हो जाएंगे, R और S भी सीरीज में हो जाएंगे, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कहलाती है नेसेसरी कंडीशन, जो P/Q बराबर R/S है, ये नेसेसरी कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की।
इसे हमें ऑब्टेन करना है कि ये कैसे आती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बैटरी से, एक ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट आई जाता है। ठीक है ना, और वो करंट आई यहाँ पर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक I1। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, बट हमें उसको काउंट नहीं करना है। तो ये I1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे को कुछ नहीं आएगा, है ना, नीचे को कोई भी करंट नहीं आएगा। तो सारा I1 किस में से पास हो जाएगा, इस वाले रजिस्टर Q में से। ठीक है ना, और यहाँ से मान लीजिए ये जो करंट आया था I, इस I का एक टुकड़ा ऊपर चला गया I1, तो दूसरा टुकड़ा I2 कहाँ चला गया, नीचे। और जैसे ही वो नीचे गया, वो ऊपर जाने की बजाय इसमें S में चला गया I2। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पास हो गया और वापस हमें अपना I1 प्लस I2 करंट मिल गया। ठीक है, और वो करंट सारा इसमें से वापस चला गया, I1 प्लस I2 I के बराबर वापस चला गया। तो ये हमारा करंट का अरेंजमेंट है। अब हम यहाँ पर दो लूप देखेंगे, एक तो ये वाला लूप देखेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें रोटेट करेंगे। एक ये सेकंड वाला लूप देखेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो देखो जैसे कुछ पॉइंट के नाम मैंने दे दिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए पहले हम इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया और इस पॉइंट का सी। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट रख दिया डी। ठीक है, अब हम पहले इस लूप में देखेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी आएंगे और सी से ए आएंगे। दोबारा समझ लो, ए से बी जाएंगे, बी से सी आएंगे और सी से ए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे करंट जा रहा है, सबसे पहले प्लस माइनस साइन लिख लेते हैं। करंट हमेशा प्लस से माइनस चलता है ना, यहाँ पर भी प्लस माइनस, पर इसमें करंट जीरो है हमारा। और फिर यहाँ पर भी हमारा इधर प्लस लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि I2 करंट ऊपर से ए से सी की तरफ आ रहा है। तो देखो जैसे अगर आप ए से बी की तरफ जाओगे, तो आप ए से बी की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस का ये लिखोगे I1 इंटू पी। ठीक है, तो माइनस का I1 इंटू पी। फिर आप बी से सी पर आओगे तो कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर IR जीरो है। फिर आप सी से ए की तरफ आओगे तो क्या, I2 इंटू आर, इसका I2 और इंटू में क्या लिखोगे R, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, I1P माइनस का इधर हो जाएगा माइनस का I2R। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 अपॉन I2 बराबर आ गया R अपॉन P। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए हम लूप देखेंगे बी से डी, डी से सी और सी से बी। ठीक है, इस लूप में देखते हैं। तो देखो बी से जब हम डी की तरफ जाएंगे तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्लस से माइनस। यहाँ करंट I2 जो है सी से डी की तरफ आ रहा है, तो यहाँ प्लस और इधर माइनस। ठीक है, तो बी से डी जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस का I1 इंटू क्यू। ठीक है, और डी से सी जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का I2S, प्लस का I2S। ठीक है, अब यहाँ तो इस C से B वाले लूप में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि I जीरो है, तो इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस I1Q बराबर माइनस का I2S, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू फिर से क्या आ गई यहाँ पर, S अपॉन Q। ठीक है, आप इसको दोबारा देखिएगा तो आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 3 मार्क्स में पूछा गया है और अक्सर रिपीट होके आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आपको ढंग से करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखो लेफ्ट साइड में I1 अपॉन I2 है, यहाँ भी I1 अपॉन I2 है, तो राइट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो R अपॉन P किसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए S अपॉन Q के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर P को इधर भेज देते हैं, S को इधर ले आते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, R अपॉन S और इधर क्या हो जाएगा, P अपॉन Q। तो यही हमें प्रूव करना था कि P अपॉन Q, देखो ये वाला रेजिस्टेंस P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसको एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये सभी में 2024 के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपको 4 या 5 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा, है ना। आज आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, तो 4-5 वीडियो में हम 2024 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद इसमें मैं 2023 के भी आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से डालूंगा, थंबनेल से आप पहचान जाना। ऐसे हमारा 2025 के क्वेश्चंस होंगे, तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है थोड़ा सा, है ना।
तो हर ईयर के आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। अब देखो ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, तो मैं आपको एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है। तो देखिए पेज नंबर आप चैप्टर 3 में 89 देखिएगा, यहाँ पर है ना, पेज नंबर 89 में आप थोड़ा ऊपर अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है? तो ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं होता है ग्राफ, है ना। ओम्स लॉ का ग्राफ एक्चुअल में कैसा होता है, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन होता है ना ग्राफ, वी वर्सेस आई का जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट का, वी इक्वल टू आई आर, तो उसमें आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर आपका ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता गैलियम आर्सेनाइड में, है ना। ये एक टाइप का आपका सेमीकंडक्टर है। तो देखो वाई एक्सिस में आपने करंट लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका वोल्टेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ तक आपका स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। फिर आपका ये क्या है, थोड़ा सा कर्व हो गया है, तो ये नॉन लीनियर रीजन बन गया है, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड। और उसके बाद देखो यहाँ से ग्राफ नीचे को आ रहा है ना, तो जो नीचे को आ रहा है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन। तो ये आपको याद रखना है इतना हिस्सा कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था। तो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, है ना, रेजिस्टेंस नेगेटिव हमने देख लिया, और ओम्स लॉ कहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ है, थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो, है ना। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका कैसा रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो होता है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ओम्स लॉ होता है और यहाँ पर नॉन लीनियर रीजन होता है, और यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट 4 सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, बट ही और शी कनेक्ट्स वन सेल रॉन्गली इन सीरीज विद द अदर सेल। अब देखो 4 सेल हैं, चारों को हमें क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। एक ये और एक ऐसे। अब देखो उसने क्या किया, 3 सेल तो सही कनेक्ट किए हैं, ऐसे प्लस माइनस, जिससे सबके वोल्टेज आपके क्या हो जाएंगे, ऐड होने चाहिए। और एक सेल को उसने क्या कर दिया है, रॉन्गली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। उसमें माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस ही आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो ये 4 सेल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसने बोला है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो 3 ई तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, 3 ई, एक ई इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट ईएमएफ कितना बचेगा, 2 ई। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे 3 सेल सही है, जैसे 4 सेल होते तो 4 ही आना चाहिए, अब 3 सही है तो 3 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ई हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 3 का भी ऑप्शन है ना, और यहाँ पर 2 ई का भी ऑप्शन है, तो 2 ई वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ऐड होते हैं, देखो आर हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस आपके कैसे होते हैं, सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो फार्मूला लगता है R1 प्लस R2 R3 एंड R4, सब ऐड हो जाते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो एक तो 2 ई होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 4R, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है टू बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.8 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो एक बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस इसने यहाँ लिखा नहीं है, तो हम यही डायग्राम में लिख देते हैं 0.8 ओम, ठीक है। और जो 3 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.2 ओम। और उसके बाद बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो डेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी इज जीरो। तो इस 6 वोल्ट के अक्रॉस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, डायग्राम में जो हायर बैटरी है, मान लीजिए यहाँ से करंट आपका ऐसे आता है आई, ठीक है। तो करंट आई इसमें आएगा, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस, और करंट आई ऐसे आपका फ्लो होगा। फिर ऐसे ही इस रेजिस्टेंस में यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, है ना, यहाँ माइनस, और करंट आई आपका ऐसे फ्लो होगा, ठीक है।
और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए बी, और यहाँ पर प्लस मान लीजिए और यहाँ पर माइनस, करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है। देखो दोबारा समझो क्या किया मैंने, ये 6 वोल्ट से करंट निकलेगा पॉजिटिव से आई करंट, वो करंट आई ऐसे फ्लो कराया मैंने और करंट को यहाँ पर भेजा। अब ये प्लस माइनस आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, हाइयर वोल्टेज से लोअर की तरफ को करंट बहता है, फ्लो होता है ऐसे, है ना। तो ऐसे हमने करंट को दिखा दिया है, यहाँ प्लस और माइनस ऐसे आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमें बोला है इसने कि जो आपका 6 वोल्ट बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा देखो बैटरी से पहले का ये पॉइंट है ए और ये रेजिस्टेंस के बाद का पॉइंट होता है बी, है ना। ए और बी के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो हम ए और बी के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा वी ए माइनस वी बी क्या है, वो हमारा है जीरो, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले ए का वोल्टेज लिखेंगे वी ए, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा ए से लेकर के बी तक चलेंगे, ए से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, बी तक। तो हमें ऐसे वी ए माइनस वी बी लिखना है। तो पहले ए का वोल्टेज हमने लिख लिया है वी ए, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन में किरचॉफ लॉ लगाना। देखो एक तो पूरे लूप में लगता है किरचॉफ लॉ, है ना, पूरे लूप में, और एक लगता है स्ट्रेट लाइन में ए से लेके बी तक। तो हम पहले लिखेंगे वी ए, फिर हम प्लस से माइनस जाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस का 6, फिर हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, फिर से यहाँ से देखो कहाँ जंप कर रहे हैं, माइनस से प्लस में जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस से प्लस में जब हम जंप करेंगे तो हम लिखेंगे फिर से प्लस का आई आर, आई इंटू 0.8, ठीक है। और देखो हम कहाँ पर पहुँच गए, अब बी पर पहुँच गए, तो इक्वल टू हम लिखेंगे बी। तो यहाँ पर हम फिर से इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 6 - 0.8 आई, ठीक है। तो हमारा वी ए माइनस वी बी जीरो है क्वेश्चन में, 6 - 0.8 आई, तो 0.8 आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखो सॉल्व कर लिया मैंने और 7.5 एम्पियर का करंट मेरा आ गया है, ठीक है। तो 7.5 एम्पियर का करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो डैट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है कि आर कितना होगा, ठीक है। आई तो हम निकाल चुके हैं, अब आर निकालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आई की वैल्यू 7.5 आई है। तो मैं ये इस कैलकुलेशन को मिटा रहा हूँ, फिर अगला पार्ट इसका देख रहे हैं कि आर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो डायग्राम में मैंने क्या किया है, जो आई था उसकी जगह मैंने आंसर लिख दिया है 7.5। तो यहाँ से 7.5 निकला है, इस बड़े आर में जाएगा 7.5 और वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने ए से बी तक पहले स्ट्रेट जंक्शन लॉ लगाया था, किरचॉफ लॉ, ए से बी तक, और वी ए माइनस वी बी को जीरो रखा था। हम फिर से यही करने वाले हैं, बट इस बार हम लॉन्गेस्ट पाथ से जाने वाले हैं। ए से जाएंगे और ए से कहाँ तक जाएंगे, हम सीधा ए से हम जाएंगे बी तक। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम ए से चलेंगे और ए से चल के ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएंगे, बी तक, और पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे जीरो। अब देखो कैसे हम लिखने वाले हैं। तो पहले ए का पोटेंशियल हम लिखते हैं वी ए, फिर हम ए से आ जाते हैं नीचे, आप ये कर्सर देखते रहें जो गोल कर्सर है, ए से हम नीचे आ रहे हैं और फिर प्लस, प्लस से माइनस को आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे आई आर, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, आई कितना है 7.5 और आर, ठीक है। और फिर हम यहाँ से जाएंगे इस सर्कल के अकॉर्डिंग, और फिर हम प्लस से माइनस में जंप करेंगे, इस प्लस से माइनस में जंप करेंगे, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर 7.5 इंटू 0.2, ठीक है। और फिर हम माइनस से प्लस में जंप करेंगे, तो हम प्लस का 3 वोल्ट लिखेंगे। और देखो इक्वल हम कहाँ पर आ गए, बी पर लौट के आ गए, तो बी का वोल्टेज हम यहाँ पर वी बी लिख देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम वी ए माइनस वी बी को एक तरफ ले आते हैं। तो देखो ये वी ए और वी बी को मैं एक तरफ ले आया, तो वी ए माइनस वी बी को मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है, तो 7.5 आर माइनस 1.5। अब 1.5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7.5 आर, डेसिमल से डेसिमल गायब, 15 5 जा 75, तो आर की वैल्यू 1/5 यानी 0.2, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, देखो दो ही पॉइंट है, एक बार तो मैं इस ए पॉइंट से बी पर ऐसे जा रहा हूँ, है ना, स्ट्रेट पाथ ऐसे, है ना, और एक बार मैं उल्टा घूम के जा रहा हूँ। तो जब मैं सीधे जा रहा हूँ तो मेरा अननोन कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे उल्टा घूम के जाऊंगा,
जो अभी लॉन्गेस्ट पाथ है, तो उसमें मुझे आर अननोन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी सीधे जा रहा हूँ, है ना। तो सीधे जाने में क्या हो रहा है, शॉर्टकट रास्ते में मेरा आई सॉल्व होके आ गया 7.5। फिर मैं इस लॉन्गेस्ट रास्ते से जाऊंगा तो आई तो मैं निकाल चुका हूँ, तो उसमें आर मेरा सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर, द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 25%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसमें देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो लेंथ अगर आप बढ़ाओगे किसी वायर की, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी लेंथ एल है और एरिया है ए, है ना, और इस वायर को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं, इसकी लेंथ को 25% या कुछ भी बढ़ा रहे हैं फाइनल लेंथ, तो देखो एरिया इसका हमेशा कम हो जाएगा। ये एरिया ए डैश और ए बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि कम हो जाएगा एरिया लेंथ खींचने से, है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। पहले वाला वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, और बाद वाला वॉल्यूम क्या है, ए डैश इंटू एल डैश। ये वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला को कैसे चेंज करते हैं, रो एल अपॉन ए में हम नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फाइनल आर का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आर है टोटली एल स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, बस एरिया पर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें देखते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस आर है, इनिशियल रजिस्टिविटी आपकी सेम है, एल स्क्वायर लेंथ है, लेंथ एल है, और वॉल्यूम आपका वी है। तो पहले तो आपका रेजिस्टेंस आ गया ये। ठीक है। अब बाद की कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एल को 25% बढ़ाया जाता है। तो बताओ फाइनल एल क्या हो जाएगा, इनिशियल एल तो होगा ही होगा, प्लस एल का कितना परसेंट हमने बढ़ा दिया है, 25%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4L प्लस एल यानी कि 5L अपॉन 4, ये हमारी फाइनल लेंथ हो गई। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नया रेजिस्टेंस क्या आएगा। याद रखना ये हमारी इक्वेशन 1 है जो स्क्वायर में बंद है। ठीक है। अब हमारा नया रेजिस्टेंस है आर डैश, वो हो जाएगा रो एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो नई लेंथ देखो, रो और वॉल्यूम तो सेम रहेंगे, खाली एल डैश चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो एल डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, 5L/4, 5L अपॉन 4 इसका स्क्वायर। ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वॉल्यूम। तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इंटू 25/16, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आ गया है आर डैश, वो आ गया है, देखो रो एल स्क्वायर अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, इसको पुराना रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो नया रेजिस्टेंस है पुराने रेजिस्टेंस का 25/16 टाइम। ठीक है। तो ये नया रेजिस्टेंस है आर डैश। अब हमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो देखो परसेंटेज आर कैसे निकालते हैं, है ना, कितना बड़ा है, उसके लिए फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल माइनस करते हैं, अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस लेते हैं इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है ना। कोई चीज़ कितना परसेंट बढ़ी है, पहले नए आर डैश में से आर माइनस करेंगे तो इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट आर का कितना परसेंट है, उसके लिए आर से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा आर डैश की वैल्यू देखो क्या रखेंगे, 25/16 आर माइनस आर की वैल्यू तो आर ही रहेगी, अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर रहेगा, इनटू में क्या कर देंगे 100। ऊपर से आर हमने कॉमन ले लिया है, नीचे से भी आर है ही, है ना। अच्छा इनटू में क्या आ जाएगा 100, तो आर से आर कैंसिल। तो देखो ये आ जाएगा 25 - 16/16 इंटू 100, 9/16 इंटू 100, यानी कि 900/16, लगभग लगभग 55.125% आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार आप ढंग से देख लेना क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज आर आ चुका है। अगले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है,
अगले क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स विद स्पीड vd इन ए कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस इट्स एंड, इफ v इज रिड्यूस टू v/2 देयर ड्रिफ्ट स्पीड v विल बी हाउ मच। तो देखो कोई कंडक्टर होता है ना, उसमें अगर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, वोल्टेज लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है E/m टाउ। ठीक है, अब ये कंडक्टर की लेंथ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ इसने वोल्टेज को देखो आधा कर रखा है ना, वोल्टेज का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो E को क्या लिखते हैं, v-0/L, ये E का मैग्नीट्यूड है ना, यानी dv/dr जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है। तो E को क्या लिख सकते हैं, v/L। तो यहाँ पर लिख लेते हैं E/τ/m, और इस E की जगह क्या लिख सकते हैं, v/L। तो देखो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वोल्टेज को हाफ कर दोगे, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी हाफ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो डिफाइन करते समय आप या तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं m/n² टाउ, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। तो दोनों तरीके से आपका डिफाइन हो जाता है। हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। अब देखो रजिस्टिविटी इन पर कैसे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पर और टाउ पर। तो हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं रजिस्टिविटी का, ये ऐसे होता है ना। तो रो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। पहला आंसर तो ये हो गया ए ऑप्शन का, कि फ्री इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा आंसर बोल रहा है कि टाउ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो टाउ के भी कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला देख के आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं इनको आप एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, पहले आप हर क्वेश्चन को देख के खुद सॉल्व कीजिए, जब आपसे नहीं होते तो आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।